नमस्कार, एबीपी गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर से। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का रीता बहुगुणा जोशी पर हमला देखने को मिला है, जहां उन्होंने कहा कि पहले अपने बेटे को संभाले रीता बहुगुणा जोशी, अपने परिवार को संभाले और राजनीतिक अनुशासन बनाए। ये हमला है संजय निषाद का और कहा है कि पहले वे राजनीतिक अनुशासन बनाएं और फिर किसी पार्टी पर निशाना साधें। उनकी किताब पर कहा है कि वे पहले अपने बेटे पर निशाना साधें, परिवार में अपने बच्चे को संभालें, तब किसी पार्टी और इधर उधर पर निशाना साधें। अपने परिवार को संभालें और राजनीतिक अनुशासन बनाएं, साथ ही राजनीतिक रूप से अपने साथ रखने का काम करें। तो रीता बहुगुणा जोशी पर संजय निषाद का ये बयान है। मंत्री जी, एक सवाल। आपकी पार्टी की, भाजपा की सांसद है रीता बहुगुणा जोशी जी, किताब लिखी है, कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है, पूर्व प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। पहले अपने बेटे पर निशाना साधें, अपने परिवार में अपने बच्चे को संभालें, तब किसी पार्टी और किसी क्षेत्र में इधर उधर निशाना साधें। हम तो सलाह ये दूंगा कि परिवार को पहले संभालें, उसे राजनीतिक अनुशासन पढ़ाएं और राजनीतिक रूप से अपने साथ रखने का काम करें। आप तो खुद एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए के ही यानी भाजपा की सांसद है, आप तो उन्हीं के ऊपर अब सवाल उठा रहे हैं। भाई, अगर वो निश्चित हो, अगर हम असली मित्र हैं तो कहते हैं निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। मैं जो कमियाँ रहूँगा उसे जरूर कहूँगा कि उनके बेटे की इधर उधर जाने से ज़्यादा छवि खराब हुई है, उसे फिर से सुधारात्मक काम होना चाहिए। दरअसल प्रयागराज से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने किताब लिखी है। ये किताब उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा पर लिखी, लेकिन अब ये किताब विवादों में आ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी की इस किताब में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को लेकर कुछ विवादित अंश हैं। साथ ही उन्होंने अपने पिता हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ साजिश रचने का भी जिक्र किया। इसीलिए लोकार्पण से पहले ही किताब पर विवाद शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और इलाहाबाद से सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने अपने पिता स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के जीवन पर एक किताब लिखी है। ये किताब विमोचन से पहले ही सुर्खियों में भी है, विवादों में भी है। तमाम लोगों पर टिप्पणी की गई है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी पर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। विमोचन का क्या कार्यक्रम है, कब होगा, किसके जरिए किया जाए? लोकार्पण है, उपराष्ट्रपति जी इसका लोकार्पण करेंगे। इसकी पहला एडिशन 1997 में आया था, फिर उसके बाद उस समय विमोचन नहीं करा पाए थे और उसको मैंने फिर रिविज़िट किया। जब कोरोना काल आया तो मैंने उसको पढ़ा, उसमें बहुत संशोधन की आवश्यकता थी, तो मैंने उसमें काफ़ी परिवर्तन करते हुए और उसका अंग्रेज़ी अनुवाद भी करवा कर और अब इंग्लिश हिंदी दोनों में हेमवती नंदन बहुगुणा पॉलिटिकल क्रूसेडर और हेमवती नंदन बहुगुणा जन चेतना के संवाहक, इन दो नामों से हिंदी और इंग्लिश में उसका जो है लोकार्पण उपराष्ट्रपति जी श्री वेंकैया नायडू जी 4 तारीख को उपराष्ट्रपति भवन दिल्ली से करेंगे। इस किताब में तमाम बातें लिखी हुई हैं, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में हो, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बारे में हो, डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी के बारे में हो, अमिताभ बच्चन जी। ये क्या आपका व्यक्तिगत अनुभव है या जुटाई हुई सामग्री है इसमें जो कुछ भी लिखा है? नहीं, मुझे बड़ा खेद है इस बात का कि आपने 4 नाम चुने। देखिए, वो इतिहास 50 वर्षों का है। पिताजी का प्रयागराज आना और राजनीति में जुटना, और ये बात तो सत्य है कि उत्तर प्रदेश के वो बहुत ही ऊंचे कद के नेता हुए और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बड़ी पहचान बनी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उस किताब में इमरजेंसी के ऊपर बहुत वृत्तांत से लिखा गया है। उस किताब में स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भित हमारे बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद आज सीतापुर के दौरे पर थे। लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस पहुंचकर जितिन प्रसाद ने कई सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। एबीपी गंगा संवाददाता पंकज सिंह गौर ने उनसे खास बातचीत की। एबीपी गंगा से खास बातचीत करने के लिए मंत्री जितिन प्रसाद खुद मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं, सर बरसात आने को है, सूबे में जो है सड़कों का क्या कुछ जाल बिछने वाला है? नहीं, बिल्कुल। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में रिकॉर्ड स्तर पे सड़कें बनी हैं और आगे भी ये कार्य ले जाना है और उसी को आगे कार्य पूर्ण करने के लिए जो सड़कों का कार्य योजना बन रही है उसके तहत तमाम जनता से भी और जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव मांगे गए और उसके तहत आने वाले समय में आप देखिएगा गुणवत्तापूर्ण जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है हमारी सरकार का,
वो सड़कें बना के एक्सप्रेसवेज तो बन ही रहे हैं, मगर एक्सप्रेसवे से गांव तक की सड़कों को भी पूरा प्राथमिकता पे लिया जाएगा, कार्य किया जाएगा। सर आखिरी सवाल प्लीज। आपकी कर्मभूमि शाहजहांपुर जन्मभूमि है और सीतापुर और लखीमपुर कर्मभूमि है, यहाँ के लिए कुछ विशेष आज आपने काफ़ी कुछ सौगातें दी हैं। बिल्कुल, ये क्षेत्र आप जैसे जानते हैं कि मैं यहाँ एक समय पे इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि भी रहा हूँ और ये प्राथमिकता है। यहाँ के लोगों की जनता का अपार समर्थन, प्यार और विश्वास मिलता आया है। पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें और इन जिलों की खास प्राथमिकता पर रखूँगा। तो ये थे मंत्री जितिन प्रसाद, जिनका कहना है कि सीतापुर और लखीमपुर और शाहजहांपुर उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा और काफ़ी कुछ सूबे में आने वाले दिनों में सड़कों का जाल बिछेगा। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। उधर कॉमन सिविल कोड पर केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड पर यूपी सरकार विचार कर रही है, देश में एक कानून की जरूरत है। केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि देश में एक कानून की जरूरत है और कॉमन सिविल कोड पर यूपी सरकार विचार कर रही है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ भी, और जहाँ गैर भाजपा सरकारें, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति, तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है। लेकिन हम इसके पक्ष में, निश्चित तौर से कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत है और कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए ज़रूरी है और इस देश की जनता के लिए ज़रूरी है। उत्तराखंड की सरकार इस पर एक कमेटी बना चुकी है। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस बाबत क्या कदम और कब तक आगे बढ़ाती है। बढ़ेंगे आगे। राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे ने अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य के कॉमन सिविल कोड को लागू करने को दिए हुए बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जनसंघ के जमाने से ही ये मुद्दा रहा है और जल्द ही यूपी में भी इसे लागू किया जाएगा। जनसंघ के जमाने की बात करेंगे तो हमारी 3 मांगे थी, राम जन्मभूमि, धारा 370, कॉमन सिविल कोड। 2 तो हो गए, तब तीसरा होना चाहिए, तब कॉमन सिविल कोड को होना ही चाहिए, कॉमन सिविल कोड को, और इसे सबसे प्राथमिकता के आधार पर इसको लागू कर देना चाहिए। क्या सर, क्या इसका प्रारूप रहने वाला है? कॉमन सिविल कोड की बीजेपी की मांग क्या है? कॉमन सिविल कोड से बदलाव कैसे रहेगा? क्या चाहते हैं? एक व्यवस्था के अंतर्गत देश का संचालन वही है और उस व्यवस्था को हम क्यों न माने? देश संविधान से चलता है ना, और जब देश संविधान से चलता है तो कॉमन सिविल कोड की तो पहले ही परिभाषा आ चुकी है, और जब परिभाषा आ चुकी है तो उसके हिसाब से डर क्यों है? कोई कॉमन सिविल कोड संविधान के ऊपर तो अतिक्रमण नहीं करेगा। जब अतिक्रमण नहीं करेगा तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? यहाँ तो विरोध के लिए विरोध है। देश को विविधताओं से भरा देश है सर, लोगों की अपने अपने बिलीफ है, अपने अपनी मान्यताएं। एक देश है, फिर भी एक देश है। जब हम राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो उसमें राष्ट्र में रहने वाली एक जाति होती है, उस जाति की संस्कृति होती है, उसकी एक भाषा होती है। जब हम राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो जब राज्य की कल्पना में ये बात आती है तो उसकी एक विचारधारा होती है, अब फिर उसी पर एक जब संविधान आता है तो राज्य बन जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 273 सीटों पर जीत मिली। इसके पीछे कई बड़े फैक्टर्स सामने आए। यूपी भाजपा ने इसकी गहन रिपोर्ट तैयार कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पश्चिमी यूपी में सपा और रालोद गठबंधन ज्यादा सफल साबित नहीं हुआ। सपा ने रालोद के भरोसे जिस जाट समीकरणों पर दाव लगाया था वो फेल हो गया। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के असर वाली जिन 30 सीटों पर रालोद चुनाव लड़ी थी वो सिर्फ 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। वहीं बसपा की उम्मीदवारी से भी भाजपा को
सराहा, इसको भी काफी मदद मिली है, काफी सहारा मिला है और उसे कई सीटों पर सफलता प्राप्त हुई। बसपा के प्रत्याशियों के खड़े होने से ये सफलता मिली। रिपोर्ट के अनुसार मुरादाबाद मंडल में सपा के M-Y फैक्टर और रालोद के जाट वोट बैंक के कारण भाजपा को अच्छे परिणाम मिले हैं। 7वें चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर में भाजपा को राजभर और अन्य समाज का वोट नहीं मिला। इन जिलों में मुस्लिम और यादव के बाद निषाद व कुर्मी मतदाता सबसे ज्यादा हैं। यूपी भाजपा की जीत पर आई रिपोर्ट को लेकर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि जनता ने मोदी जी और योगी जी के नाम और काम पर वोट दिया। सुब्रत पाठक ने कहा कि कुछ जातियां हमसे दूर हुई हैं, उन्हें फिर से साथ लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और प्रदेश संगठन ने रिपोर्ट बना के केंद्रीय संगठन को भेज दिया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री और इसके अलावा अगर बात करें तो धनों से सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, आप भी महामंत्री हैं, काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी, परफॉर्मेंस उधर का ठीक नहीं रहता, अब रिपोर्ट बना के भेज दी गई है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है कि वहाँ कुछ जातियाँ बीजेपी से छूटी हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पे? नहीं, देखो, अब कहीं ना कहीं अगर हम लोग पिछले चुनाव की तुलना करते हैं तो पिछले चुनाव से इस चुनाव को अगर हम देखेंगे तो, या लोकसभा के चुनाव से हम देखेंगे तो लोकसभा में हमें 50% वोट मिला था, इस बार हमको 44% वोट मिला है, तो लगभग 6% वोट कम हुआ है। लेकिन पिछले चुनाव से देखेंगे तो हमारा 4% वोट बढ़ा है। अब कौन हमसे दूर गया है, क्यों गया है, तो इसकी तो समीक्षा होती है, होती रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो भरोसा जताया है, उसका ही परिणाम एक सामने आया है। उत्तर प्रदेश के आम लोगों के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की अपार मेहनत से और सहयोगी दलों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। जो कमियां रह गई हैं, क्या उस पर मेहनत 2024 के लिए की जाएगी? लगातार देखो, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव के बाद दूसरे दिन से ही काम शुरू कर देती है। आपने देखा होगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते और वो 4 राज्यों का चुनाव जीते और दूसरे दिन प्रधानमंत्री जी सीधे गुजरात में थे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यह कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, जिनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से बुलडोजर चलना शुरू हुआ था, देश के कई राज्य इसे अपना रहे हैं। इसका श्रेय कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ को ही जाता है, जिन्होंने माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की शुरुआत की। दर्शन धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। में आगे बढ़ेंगे। आजमगढ़ में रोडवेज बाईपास रोड पर आज एटीए के बुलडोजर ने अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान शहर कोतवाली की फोर्स भी मौजूद रही। एटीए की कार्रवाई से हड़कंप की स्थिति रही। जिनके निर्माण ढहाए जा रहे थे, उन्होंने विरोध के साथ ही तमाम तर्क देने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में विरोध ज्यादा देर नहीं चल पाया। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव बैजनाथ ने बताया कि मास्टर प्लान के अंतर्गत नदी किनारे के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में निर्माण कराए गए थे। जब निर्माण शुरू हुआ था तब एडीए की तरफ से सभी भवन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इसके बाद भी चोरी चुपके धीरे धीरे निर्माण कार्य चलता रहा, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं बाराबंकी में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सड़क किनारे लगी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था में बाधा बनने वाले अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ये कार्रवाई कर रहा है। सब यही रोजी रोटी है। अब ये उठ जाएगी तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे। यही कमाने खाने नर्सरी का अलग व्यवस्था की जाए सर, वहीं लगा दें हम, ना यहीं लगाएं वहीं लगा लेंगे। और एक में 4-5 साल हो गए हमको लगाते हुए। जितने नर्सरी वाले सारे नर्सरी 4-5 साल हो गए, सब लगाते हैं यहीं पर बराबर। लेकिन अब ऐसा हुआ है, ऐसा कि नाले जानवर गिर जाते हैं सर, हम ही लोग उठाते हैं, इसको निकालते हैं, नहीं मर जाऊँगा सब। इसी वजह से हमने नाला पर या चाली रख दी, चाली पन्नी भी रख दी कि जानवर ना गिरे, सुरक्षित रहे। जब सफ़ा होता है तो हम लोग सर हटा देते हैं, सफ़ा कर देते हैं। गंदगी न जो सुबह यहाँ पर झाड़ू लगवा देते हैं, बाहर दिया जाता है। ये अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान है और साथ ही साथ हम लोग जो दुकानदार पॉलिथीन वगैरह यूज करते हैं उसके खिलाफ भी अभियान है। तो जो भी सार्वजनिक भूमि पे जो अतिक्रमण किया गया है, अवैध अतिक्रमण, उन सबको हटाने का अभियान चल रहा है। लेकिन साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी निर्देश है कि गरीब लोगों का ध्यान रखा जाए, तो इसीलिए इन नर्सरी वालों को चेतावनी दी गई है कि ये सड़क के किनारे नाली के उस पर अपना रखें, उसका निर्धारित शुल्क जमा करके नियमानुसार वो करेंगे। बाकी जहाँ पे भी अवैध अतिक्रमण का पाया जाएगा उसको हटाया जा रहा है। ये अभी कार्यक्रम बना हुआ है 1 सप्ताह का, आगे भी इसको जारी किया जाएगा, आगे कंटिन्यू रखा जाएगा।
और इस बीच प्रयागराज हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रयागराज पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। इस वक्त की ये एक अहम खबर, जहां प्रयागराज हत्याकांड से जुड़ी खबर। और देखिए ये तस्वीरें भी जब पहुंचे थे शिवपाल यादव। बता दें कि प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है और इस मामले में अब पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव। परिवार के लोगों से बात की और साथ ही जानना चाहा कि आखिर क्या हुआ था। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रयागराज पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव, जहां पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर, जहां शिवपाल यादव ने परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया और उनसे जाना इस मामले के बारे में। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है। जानकारी ये मिल रही है कि परिवार की 2 महिलाओं के साथ रेप होने की भी आशंका है। और ज्यादा जानकारी मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता देंगे। मोहम्मद मोइन, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, शिवपाल यादव पहुंचे, परिवार के लोगों से क्या बात हुई? शिवपाल यादव यहाँ पर पहुंचे हुए पोस्टमार्टम हाउस है। जो परिवार के लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको इस बात का सांत्वना दे रहे हैं कि इंसाफ की लड़ाई में वो उनके साथ खड़े रहेंगे। जहाँ भी जिस भी तरह की मदद होगी वो पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे। वो आज यहाँ रुक रहे हैं और अगर आज अंतिम संस्कार होता है या कल होता है वो उसमें शामिल होंगे। अब यह मार्चरी हाउस से निकल करके वो कुछ देर में वो उस घटना स्थल पर भी जाएंगे जहाँ पर ये वारदात हुई थी। और उसके बाद शिवपाल यादव का आज यहाँ प्रयागराज रुकने का भी कार्यक्रम है। निश्चित तौर पर वो पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने आए हैं, लेकिन कल यहाँ पर अखिलेश यादव के आने की चर्चा है, अटकलें लगाई जा रही है, सूत्र ये बता रहे हैं। और उससे पहले शिवपाल यादव यहाँ पर पहुंच गए हैं, रात में यहाँ रुकेंगे भी, कल भी ये शिवपाल यादव यहाँ पर रहेंगे। तो निश्चित तौर पर जो समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कला है, आपसी खींचतान है, इसको उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। वैसे ये एक सामूहिक हत्याकांड है जहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो राजनीतिक लोग होते हैं वो किसी भी मौके पर चूकना नहीं चाहते हैं। वो निश्चित तौर पर पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, उनका दुख दर्द बांट रहे हैं, उनसे हमदर्दी जता रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं एक सियासी संदेश देने की जो कोशिश है उससे भी पीछे हटने से नहीं चूकेंगे। आज प्रयागराज आना, सबसे पहले आ जाना और रात को रुकना, कल तक यहाँ रहना, ये इसी बात की तरफ संकेत करता है। जी मोइन, ये भी बताएं कि क्या परिवार के लोगों की तरफ से भी किसी तरह का समर्थन या कोई मांग रखी गई है शिवपाल से? देखिए, ऐसा है कि परिवार के ज्यादातर लोगों की हत्या हो चुकी है। जो राजकुमार थे परिवार के मुखिया, उनका जो एक बेटा था जो पान की दुकान लगाता था, वो सिर्फ मौजूद है। उसी से इस वक्त मिल रहे हैं शिवपाल यादव, उसको ढाढ़स बंधा रहे हैं, उसको सांत्वना दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो इंसाफ है पूरे परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। वो इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से बात करेंगे, पुलिस अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली है और जिस तरीके की मदद होगी पीड़ित परिवार की, वो हर संभव मदद वो मुहैया कराई जाएगी। उनकी पार्टी के लोग वो खुद पूरे उसके साथ जो है वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे। जब भी मौका पड़ेगा, जिस भी तरह की जरूरत होगी, वो पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे, उसे हर संभव मदद मुहैया कराएंगे और उसको इंसाफ दिलाने में जो मदद होगी वो मदद शिवपाल यादव की तरफ से की जाएगी। इस तरीके का भरोसा शिवपाल यादव पीड़ित परिवार को दिला। वो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। मोइन, एक बार हमारे दर्शकों को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताएं। देखिए, आज प्रयागराज पुलिस को सुबह के वक्त एक जानकारी मिली कि खरवई का एक इलाका है, शहर से तकरीबन 25-30 किलोमीटर दूर घटना स्थल है। वहाँ पर एक ही परिवार के 5 लोगों के शव पड़े हुए हैं। पूरे के पूरे परिवार को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। हालांकि 4 साल की एक बच्ची बच गई थी, वो कमरे में थी और शायद कातिलों की नजर उस तक नहीं पहुंची। इनमें 4 महिलाएं थी, 1 पुरुष थे। 2 जो महिलाएं थी जो है उनके शव पर कपड़े नहीं थे, अर्धनग्न हालत में थे, इसलिए आशंका इस बात की जताई जा रही है। और जो मौके पर मौजूद लोग थे जिन्होंने पूरे डेड बॉडीज को देखा था, वो भी इस बात की आशंका साफ तौर पर जता रहे थे कि जो महिलाएं हैं, 2 महिलाएं, उनके साथ दरिंदगी की गई है, उनके साथ रेप किया गया है और उसके बाद जो है वो बाकी जो बचे हुए लोग थे घर में, सारे लोग उनको मौत के घाट बेरहमी से उतारा गया है। और इतना ही नहीं, जो घर में वारदात को अंजाम देने के बाद घर में आग भी लगाई दी गई थी। एक पूरा कमरा जो है वो जलकर राख हो गया था और सुबह करीब 6 बजे के आसपास जब पड़ोस के लोगों ने आग देखी, वहां पर पहुंचे, तब उनको सब कुछ नजर आया। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। तकरीबन 12 घंटे का वक्त बीतने को है, लेकिन अभी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि पूरे परिवार का कत्ल किसने किया, क्यों किया, इसके पीछे आखिर क्या मकसद था, कौन लोग थे। ये इस तरह जो एक अबूझ पहेली है, एक जो गुत्थी है, उसे सुलझाना पुलिस के लिए अभी एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और मोइन, क्या कोई शुरुआती पूछताछ में जानकारी परिवार के लोगों से मिल पाई है? क्या ये किसी तरह की रंजिश थी या फिर कोई और मसला बताया जा रहा है?
देखिए, इस पूरे मामले में जो भी रिश्तेदार थे, जो भी नजदीकी लोग हैं, उन सबसे पुलिस ने बयान लिया। हम लोगों ने भी बात की उन लोगों से, और सबका ये कहना है कि पीड़ित परिवार की किसी से कोई रंजिश नहीं थी, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इस वजह से वो शंका नहीं जता पा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे, इस जो सनसनीखेज हत्याकांड हुआ है, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। और यही वजह है कि पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है और ये एक ब्लाइंड मर्डर केस बन करके रह गया है, जिसे सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और इन सब के बीच अब क्योंकि राजनीतिक दलों का, नेताओं का पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, शिवपाल यादव पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में किस तरह की उम्मीद की जाए मदद के तौर पर परिवार की, जब पार्टियां और नेता पहुंच रहे हैं? सुबह जैसे ही ये घटना हुई है, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने अधिकारियों को, जो मातहत अधिकारी हैं प्रयागराज के, उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए और उनसे कहा कि जो पीड़ित परिवार है उनकी हर संभव मदद की जाए और जो भी जिसकी जांच जल्द से जल्द पूरी किया जाए, जो भी दोषी है उनको सजा दिलाई जाए। इसके बाद से जो है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती हो, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, उसके बाद शिवपाल यादव ने ट्वीट किया, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में सियासत भी हो रही है। जो राजनीतिक दल है वो इसके अपने अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। हालांकि सबका ये कहना है कि वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और इंसाफ में जो भी मदद होगी वो मदद मुहैया कराई जाएगी पीड़ित परिवार की। लेकिन सियासी रोटियां सेकने से, सियासी दांव खेलने से, सियासी संदेश देने से जो राजनेता है वो पीछे हटने को तैयार है और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी, ये जानकारी है कि प्रयागराज पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन इस पूरी जानकारी के लिए।